ने पढ़ा कि अ के बाद में यदि अ आता है तो वो आ हो जाता है। अ के बाद में यदि अ आता है तो क्या होता है, वो आ हो जाता है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे मैं कुछ भी कहूं कि जैसे मैंने लिखा कुश धन आसन, देखना आप अ के बाद में यदि आ आता है तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। आ के बाद में यदि अ आए तो आ हो जाता है। आ के बाद में यदि आ आता है तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। सभी में आ। तो आपको पता होना चाहिए, यूं नहीं कि दिमाग में ऐसा प्रश्न है सर यहां पर तो आ, अ या आ में से कुछ भी नहीं आया है। इसीलिए जब मैंने पहली जो कक्षा हुई थी उसमें आपको किसके बारे में ज्ञान करवाया था, वर्ण के बारे में। क्योंकि वर्ण जो है वो प्रत्यक्ष अपने सिलेबस में नहीं है। आप अपना सिलेबस देखोगे तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए जो है वर्ण सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये उसी तरह है कि आपको जोड़ बाकी गुणा भाग सीखना है लेकिन गिनती सिलेबस में नहीं है। उसी प्रकार है कि जोड़ बाकी गुणा भाग तो आपको सीखना है, लेकिन क्या है कि गिनती जो है वो सिलेबस में नहीं है। तो ये गिनती सीखना तो आवश्यक है ना। आपको पता ही नहीं है कि 5 कितने होते हैं, और आपको परीक्षा में आया कि 5 धन 5 कितने होते हैं, तो आप भी यही पूछोगे एग्जामिनर को कि कितने होते हैं, यही होगा ना। तो आपको इसीलिए मैंने वर्ण के बारे में ज्ञान करवाया था कि वर्ण में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ा था स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में आपने ज्ञान प्राप्त किया था। और स्वर जो होते हैं, स्वर की हमेशा मात्रा लगती है, स्वर हमेशा पूरे होते हैं। जो स्वर हैं स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, पूरे होते हैं इसीलिए स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। जो पूरे हैं इसीलिए तो स्वतंत्र उच्चारित होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो कुश बना है, ये जो कुश बना है ये किस प्रकार से बना है। तो ये जो है ये बना है, इसको पूरे को अलग करें यदि हम, तो यानी क में कौन सा स्वर है बताइए, अ का है। इधर मेरी तरफ देखोगे तो आपको पता नहीं क्या बोलोगे, इधर देख के बताना है आपको, ठीक है। तो कौन सा स्वर है इसमें, ऊ का है। कौन सा ऊ है, छोटा या बड़ा, छोटा है, ये हमने छोटा ऊ लिखा। अब छोटा यू ऊ जो है वो क्यों लिखा हमने, क्योंकि यहां इसमें जो स्वर लगा हुआ है। जब इस तरह के होते हैं, जैसे मैं एक कमल का उदाहरण देके बताता हूं आपको कि ये कमल है, तो हमेशा व्यंजन आगे होंगे, स्वर जो है उसके पीछे लगेंगे। व्यंजन जो है आगे होंगे, स्वर जो है वो पीछे लगेंगे। तो जैसे हम पढ़े इसमें कि कौन सा स्वर है, क में अ का स्वर है, ये अ का। फिर क्या है, म कौन सा स्वर है, अ का। फिर ल कौन सा है, अ का स्वर है। तो उसी प्रकार जो है सभी में अ का स्वर था। अगर माना कि यहां पर ये अ का स्वर नहीं होता तो फिर क्या होता, कमला होता, कमला पान मसाला, नहीं तो फिर क्या होता, ल हलंत वाला होता, यानी स्वर रहित होता ना। मैंने कह रहा हूं यहां पर अगर अ नहीं होता तो फिर क्या होता, तो फिर ये जो है वो हलंत वाला होता। समझ गए। तो उसी प्रकार जैसे ये जो क था इसमें ऊ का स्वर है तो ये कु हो गया। फिर ये जो है ये स है, तो इसमें कौन सा स्वर है, अ का स्वर है, तो ये क्या हमने अ लिख दिया है। तो यानी कि इस स में कौन सा स्वर है, अ का स्वर है, और ये आ है, और अ और आ मिलकर क्या होते हैं, तो आ होता है। यानी कि इसका क्या हो जाता है, ये होती है संधि। इसीलिए हम जो पहला जो टॉपिक अपना जो शुरू करने जा रहे हैं अब, वो है संधि। क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जहां नोट करना होगा मैं आपको बता दूंगा कि कहां पर आपको नोट करना है, बाकी आप ध्यानपूर्वक देखना। संधि, संधि क्या होती है, पूरा ध्यान जो है इधर ही रखना। आप एक बार पढ़ लिया, इस जन्म में तो पूरा हो जाएगा। ये जो जन्म है उसमें कहीं पर भी आपके संधि आएगी, चाहे आप 61 वर्ष के हो जाओगे, चाहे 35 के हो जाओगे, कोई भी पूछेगा आपको संधि के बारे में, आपको आती है, ठीक है। तो एक बार अच्छे से समझ लेना, अगले जन्म का मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस जन्म में काम हो जाएगा। अब संधि है, संधि किसे कहते हैं, तो इसका एक छोटा सा
छोटी सी अगर मैं परिभाषा बताऊं तो सार्थक खंडों के मेल को संधि कहते हैं। संधि क्या है? तो सार्थक खंडों के मेल को संधि कहते हैं। अब ये जो शब्द है सार्थक, इसको समझिए। सार्थक मतलब सधन अर्थ, केवल इतना बता रहा हूं मैं, अर्थक होता है तो सधन अर्थ, यानी कि कोई भी खंड हुआ तो उस खंड का कोई न कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जहां मर्जी पड़ी वहां से टुकड़े कर दिए और ये संधि हो गई, जहां से मर्जी पड़ी वहां से टुकड़े कर दिए और ये जो है वो संधि हो गई। जैसे कि बताऊं कि जगदीश, यूं नहीं कि आप लिख दो जग धन दीश, समझ रहे हो ना आप, कि यूं नहीं कि सार्थक खंडों के मेल को संधि कहते हैं, इसका ध्यान नहीं रखा आपने और जहां से मर्जी पड़ी वहां से टुकड़े, क्योंकि हमारा हाथ में टुकड़े करना, किसके हाथ में? अपने हाथ में ही है, तो अपनी करनी पार उतरनी, तो आपने क्या किया जहां से। जबकि सार्थक का मतलब ये होता है कि इसका संधि करनी है तो ये होगा जगत धन ईश, यानी कि जगत का मतलब होता है संसार और ईश मतलब प्रभु, यानी कि जो संसार के जो प्रभु हैं वो जगदीश है। तो ये मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको बताया है कि किस तरह से सार्थक खंडों के मेल को संधि कहते हैं, सार्थक खंड किस प्रकार से होते हैं वह आप ध्यान रखना। डिलीट, ठीक है। अब देखिए सार्थक खंड वाला पता चल गया आपको। अब की संधि कितने प्रकार की होती है? संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वर संधि, एक होती है व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अपने परीक्षा में ध्यान रखना कि इस तरह के सवाल जो है जो फैक्चुअल होते हैं, जिनमें फैक्ट होते हैं, जिनमें तथ्य हैं, वो सामान्यतः नहीं पूछे जाते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है या फिर संधि की परिभाषा जो है वह बताइए, इस तरह का नहीं आता है। हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि संधि जो है वो कितने प्रकार की होती है, तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग 3 प्रकार की होती है। अब देखिए स्वर संधि जो है वो किसे कहते हैं? इधर भी स्वर होगा और इधर भी क्या होगा? स्वर होगा, यानी कि जहां से टुकड़े किए जाएंगे आगे भी स्वर पीछे भी स्वर ही होगा, तो वो कौन सी संधि होगी? स्वर संधि होगी। व्यंजन में क्या होगा? स्वर हो सकता है, इधर व्यंजन होगा, इधर व्यंजन हो सकता है, इधर स्वर हो सकता है, स्वर हो सकता है, इधर व्यंजन हो सकता है और इधर भी व्यंजन हो सकता है, दोनों तरफ हो सकते हैं। तो यानी कि व्यंजन के बाद में व्यंजन आने, व्यंजन के बाद में स्वर आने या स्वर के बाद में व्यंजन आने पर जो विकार सहित मेल होता है, एक शब्द आ रहा है विकार, विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार सहित मेल होता है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। फिर आता है विसर्ग। विसर्ग जानते हो आप, ये जो डॉट होता है इसको विसर्ग कहते हैं। तो यानी कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आना, विसर्ग है उसके बाद में स्वर या व्यंजन, विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार सहित मेल होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब इनमें तो क्या हम नियम पढ़ेंगे, इनके जो भी नियम होंगे उन नियम के अनुरूप हम पढ़ेंगे जो भी नियम है। इसमें जो है हम स्वर संधि के अलग अलग भेद हैं, भेद यानी कि प्रकार हैं, और कौन कौन से प्रकार हैं। तो जैसे हम देखें कि सबसे पहले दीर्घ संधि, ये आपको याद रखने की दीर्घ संधि, कई बार ऐसा होता है कि निम्न में से कौन सा भेद स्वर संधि का नहीं है, तो वो आपको याद रखना है कि जैसे दीर्घ होता है, उसके बाद में गुण होता है, वृद्धि होता है, यण, यण, और इधर अगर मैं लिखूं तो अयादि है, यानी इस तरह से ये अलग है। फिर हम सर्वप्रथम जो है वो स्वर संधि पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ा सा लिख लीजिए, हेडिंग डालिए आप, संधि आपको
स्वर और व्यंजन के बारे में पता चला आपको। मैं कहूंगा वर्ग का तीसरा वर्ण तो आपको पता रहेगा, वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, अपने ही वर्ग के पांचवें में बदल जाएगा, तो अपने ही वर्ग का पांचवा आपको पता है। ठीक है, आपको संधि हेडिंग डालनी है। बोलू मैं, लिखिए आप संधि और इसके बाद में आप लिखिए सार्थक खंडों के, सार्थक सार्थक खंडों के, सार्थक खंडों के मेल को, सार्थक खंडों के मेल को संधि कहते हैं। सार्थक खंडों के मेल को संधि कहते हैं, लिखा आपने। फिर अगली पंक्ति में लिखिए आप संधि तीन, अगली पंक्ति का मतलब अगली लाइन है ना, ये तो नहीं, अगली पंक्ति मतलब समझ में नहीं आएगा। अगली पंक्ति में लिखिए उठकर आगे आकर बैठ गए कि अब मुझे इस लाइन में आगे बैठ के लिखना है। ठीक है, तो सार्थक खंडों के मेल को संधि कहते हैं। उसके बाद में अगली पंक्ति में लिखिए संधि तीन प्रकार की होती है, संधि तीन प्रकार की होती है। संधि तीन प्रकार की होती है, और तीन प्रकार की कौन कौन सी हैं, तो ये आप लिख लीजिए स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। स्वर, व्यंजन और विसर्ग लिखा आपने। इसी तरह से एक बार आप उतार लीजिए। स्वर संधि में सेपरेट लिखवाऊंगा आपको, तब मैं डिटेल लिखवाऊंगा। एक बार ये जैसा लिखा हुआ है वैसा आप उतार लीजिए। स्वर, व्यंजन और विसर्ग, उसमें स्वर के बाद में स्वर और फिर पांच प्रकार जो हैं इसके, फिर स्वर के पांच प्रकार हैं वह भी आपको लिखना है। स्वर का जो पांच प्रकार हैं कौन कौन से हैं वह भी आपको लिखना है। सारा उतार लिया। ऐसा तो नहीं करते हो ना, आज यहाँ उतारा कल वहां उतारेंगे। तीन चार क्लास हुई, तीनों अलग अलग पेज पे, बाद में पता चला पेज ही गुम हो गया, है ना। ऐसा ही होता है कई बार कक्षाओं में, जैसे बच्चे आते हैं तो वो क्या है कि अलग अलग कॉपी में लिखते रहते हैं और बीच वाला पेज गायब हो जाता है, एक यण वाला गायब हो गया, तो उसके बाद में संधि कितने प्रकार होते हैं, उसके चार ही प्रकार बचे रहे। ठीक है, यण संधि जो है वो क्या बकरी खा गई, तो ध्यान रखना आप। पांचों जो प्रकार हैं, होता है ना कि कॉपी, आज कॉपी नहीं लेके आए, आज रोज लेके आना। ठीक है, हो गया ये, आगे चले। नहीं तो फिर थोड़ा बहुत छूट जाए तो आपके जो ऐप पे होगा तो वहां पॉज करके आप लिख लेना उसमें। अब देखिए पहला जो हेडिंग डालना है आपको, स्वर संधि।
स्वर संधि। देखो पॉलिटी पढ़ते हो आप, पॉलिटी है सिलेबस में, पॉलिटी है, राजनीति विज्ञान नहीं है सिलेबस में, नहीं है तो फिर मैं प्रश्न नहीं कर सकता। आपको ऐसा कुछ पता है मूल अधिकार के बारे में? मूल अधिकार ऐसा कभी सुना हो बचपन में? सुना तो है ना मूल अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है। अच्छा, हिंदी में नहीं पढ़ सुना होगा, अंग्रेजी में सुना होगा, है ना। फंडामेंटल राइट्स जो है वो सुने है ना। उसमें एक फंडामेंटल राइट्स है, अनुच्छेद 19 में आता है, अनुच्छेद 19A 19A। और उसमें एक आता है वाक स्वतंत्रता। क्या है? वाक स्वतंत्रता। और वाक स्वतंत्रता यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की, उसमें युक्ति युक्त प्रतिबंध भी है। यूनी की बोलने की स्वतंत्रता मैं पढ़ा रहा हूं, आप बोलते रहे, ठीक है कि नहीं, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट्स है। प्रश्न हमारे इसमें है प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता। जहां कहीं पर भी आपको लगे कि ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए, तो बिना किसी शर्म के, संकोच के, संशय से रहित होकर प्रश्न करना है। जहां हम प्रश्न करते हैं हमें समझ में नहीं आता है, और हम प्रश्न करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है जब उसका उत्तर मिल जाए तो मैं साहब के सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो दे दूंगा। तो कभी भी ऐसा संकोच मत रखना है कि पड़ोसी क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, मुझे प्रश्न नहीं करना है, रहने दो, समझ में आ गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, अगले साल फिर पढ़ लेंगे, ऐसा मत करना, ठीक है। कहीं पर भी लगे प्रश्न किया जाना चाहिए तो प्रश्न, क्योंकि संधि में आएगा, संधि में अनेक बार ऐसी स्थितियां बनेगी कि आप पूछोगे नहीं तो आपके मन में ऐसा भंवर चलता रहेगा कि ये कैसे हो गया। अगर आपने पूछ लिया तो मैं आपको बता दूंगा ये ऐसे हो गया, तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये ऐसे हो गया। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर के बाद में स्वर आने पर, अब स्वर के बाद में स्वर का मतलब समझे आप? जैसे मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि कुश, धन, आसन, तो है आसन। अब जो है कुछ जन आसन जो है, अब ये जो है इसमें भी अंत में जो है वो स्वर ही है, ये जो है वो भी क्या है, क्या है, आ जो है वो क्या है, तो स्वर ही है। यानी दोनों तरफ जो होंगे वो स्वर ही होंगे। ये ध्यान है, दोनों तरफ स्वर ही होगा। अब दोनों तरफ स्वर ही होगा तो स्वर के बाद में स्वर आने पर जो विकार सहित मेल होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। और उसमें जो पहली है वो कौन सी है, तो दीर्घ संधि हम पढ़ेंगे। तो पहले तो स्वर संधि आपने हेडिंग डाला, उसमें मैंने लाइन बोली वो लिखिए आप, स्वर संधि, और इसमें लिखिए स्वर के बाद में स्वर के बाद में स्वर आने पर, स्वर के बाद में स्वर के बाद में स्वर आने पर, स्वर के बाद में स्वर आने पर जो विकार सहित मेल होता है, जो विकार सहित मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। और पहला जो है वो कौन सा है, तो दीर्घ संधि। पहले जो है कौन सा है, तो दीर्घ संधि। अब हमें लिख लिया आपने, ध्यान दीजिए, दीर्घ में हमें 3 का ध्यान रखना है। दीर्घ जो है उसमें दीर्घ होगा तो दीर्घ में 3 का ध्यान रखना है। 3 कौन कौन से हैं उनका ध्यान रखना है हमें। तो एक तो आप ध्यान रखना इसमें आ का, ये अंतिम परिणाम बता रहा हूं कि ये संधि होने पर क्या होगा। तो एक तो ध्यान रखना है हमें आ का, एक ध्यान रखना है हमें दीर्घ ई का, और एक रखना है हमें ऊ का। ठीक है, आ, ई और ऊ, इनका ध्यान रखना है। ये तीनों दीर्घ संधि में होते हैं। अब कैसे कैसे होते हैं तो वो हम एक एक करके इनको देखेंगे। और पहले जो है हम इसको देख रहे हैं कि आ कब होता है। आप बाद में लिख लेना, एक बार देखिए आराम से। आ कब होगा, तो ये है कि अ के बाद में यदि अ आ जाए तो क्या होता है, आ हो जाता है। अ के बाद में यदि आ आए तो क्या होता है, आ हो जाता है। आ के बाद में यदि अ आए तो क्या होता है,
आ हो जाता है, और आ के बाद में यदि आ आए तो क्या होता है, आ होता है। इन चारों का जो है, अगर मैं एक लाइन में लिखना चाहूं, इस तरह लंबा चौड़ा अगर कोई याद नहीं रखे, कि मुझे तो पूर्व ज्ञान है, पहले से भी मैं थोड़ा बहुत जानता हूं, मैं तो और शॉर्ट में याद करूंगा इसको, तो वो कैसे याद कर सकता है कि देखिए कि अ या आ के बाद में, यानी आगे आ में से कोई भी एक हो और पीछे जो है वो भी या आ में से कोई भी एक हो, तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। अंतिम परिणाम जो है वो क्या है, ये आपका अंतिम परिणाम, ये जो है वो अंतिम परिणाम है। अंतिम परिणाम यानी कि दीर्घ संधि में जो है वो यही होगा। अ या आ के बाद में अ या आ आए तो क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे आप देखिए, राम राम धन अनुज, राम धन अनुज। अब देखिए यहां पर म में कौन सा स्वर है, अ का स्वर है। ये क्या है, ये अ ए, अ है ना। आपको उच्चारण में हो सकता है, उच्चारण क्या होता है, क्षेत्रीयता के आधार पर होता है। क्षेत्रीयता के आधार पर कैसे होता है उच्चारण, कि जैसे मेवाड़ में क्या होता है, स का ह हो जाता है ना, स का ह होता है। मारवाड़ चले जाओगे तो च का छ हो जाता है ना। आपने चाय पी, समस बोलते हैं ना, समस छाए, इस तरह से। और मेवाड़ में क्या होता है, स का ह हो जाता है, समझ में आया मतलब समझ में आया। साबुन का हाबू। तो ये क्या क्षेत्रीयता के कारण प्रभाव होता है कि स का हो जाता है, सामने का हमें, इस तरह से। सलवा का हलवा, ठीक है। सीरा का हीरा। तो अब किसी का नाम जो है हीरा है तो हीरा ही रहेगा, उसको सीरा मत बोलना, कि नाम ही उसका तो हीरा है और आप उसको बोल रहे हो तुम्हारा नाम सीरा है, ये मेवाड़ में हो इसलिए तुम्हें हीरा कहते हैं, तो उसका तो नाम ही हीरा है, आप ध्यान रखना। तो ये क्या प्रभाव जो होता है वो क्षेत्रीयता के आधार पर होता है। तो ये आप ए बोल रहे हो तो भी मैं बुरा नहीं मान रहा हूं, ये क्या है, ये अ है न कि ए है। तो यानी कि अ और अ मिलकर क्या होता है, इन दोनों को देखिए, अ और अ मिलकर क्या होते हैं, आ होता है। अधन अ बराबर आ, यानी कि यहां पर रा, फिर म में ये दोनों मिलकर जो आ होगा, इसका आ का स्वर इसमें मिल जाएगा, यानी रामा, रामा। अब देखिए ये जो अ है वो तो चला गया इसमें, इसमें चला गया ना, तो आगे क्या बचा, ये बचा। तो इसको आप लिख दीजिए रामानुज। रामधन अनुज क्या हो गया, रामानुज हो गया। समझ में आ गया कैसे हो गया। आगे कक्षा में हम और बात करेंगे। एक बार जैसा लिखा हुआ है वैसा आप उतार लीजिए।